इस वीडियो में हम लोग बोरोसिल्स रिन्यूएबल, आरती इंडस्ट्रीज एंड जुबिलेंट इंग्रेविया के बारे में बात करेंगे। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो लास्ट एक साल से या बोल सकते हैं कई महीनों से फॉल कर रहे हैं। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है उनके लिए जिनके पास ये स्टॉक्स हैं, और उनके लिए भी इसमें बहुत अच्छी लर्निंग होगी जिनके पास ये स्टॉक्स नहीं है, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा कि बोरोसिल रिन्यूएबल या आरती इंडस्ट्री या जुबिलेंट इंग्रेविया में इन्वेस्टमेंट करने वालों ने कहाँ कहाँ पे गलती की होगी। अभी देखिए इस चार्ट पे हम लोग जो चेक कर रहे हैं ये एक साल का चार्ट है, और इस ड्यूरेशन में सबसे ज्यादा गिरा है आरती इंडस्ट्री, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इसमें डीमर्जर जो हुआ था आरती फार्मास्यूटिकल के लिए, उसकी वजह से इसमें ज़्यादा फॉल दिखने लगा था। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा गिरा है वो है बोरोसिल रिन्यूएबल, और थर्ड पे है जुबिलेंट इंग्रेविया जो कि 2021 में ही लिस्ट हुआ था। तो सबसे पहले बात करते हैं बोरोसिल के बारे में। जिनको नहीं पता उनके लिए ये कंपनी करती क्या है, तो बेसिकली आपने बोरोसिल का नाम जो है वो किचन वेयर में सुना होगा। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, लेकिन मेनली ये लेबोरेटरी ग्लासवेयर एंड माइक्रोवेव किचन वेयर, जो कि माइक्रोवेव में जो सामान यूज किए जा सकते हैं, बर्तन वगैरह, उस तरह के सामान ये बनाती है। बहुत ही फेमस कंपनी है। अभी किसी भी कंपनी के बारे में अगर इन्वेस्टमेंट का प्लान आप कर रहे हो तो सबसे पहले उसका नेट सेल्स देखना है कि कंपनी का सामान बिक भी रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि लॉन्ग रन में इसका सामान बिक रहा है, ठीक है, सेल्स अच्छी चल रही है, लेकिन उसके रिटर्न में प्रॉफिट भी आना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इसके प्रॉफिट में कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं है। देखिए यहाँ से ये गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर थोड़ा सा और गिरा, फिर और गिरा, फिर उठा, फिर उठा, फिर गिरा, ठीक है। तो इसमें क्या गलती की होगी इन्वेस्टर्स ने? देखिए जब हम बहुत लंबे टाइम का चार्ट नहीं देखते ना, मान लीजिए 2014 से पहले वाला चार्ट भी आपने नहीं देखा, तो क्या होता है कि अभी किसी ने चेक किया कि चलो इसने यहाँ पे इंक्रीज दिया था, यहाँ पे किसी रीज़न से हमने इसे एक्सेप्शन दे दिया कि चलो तुम यहाँ पे लॉस दिखाए थे, कोई रीज़न होगा, ठीक है, और रिकवरी बहुत ज़बरदस्त हुई। लेकिन यहाँ इन्वेस्टमेंट का प्लान करने से पहले लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये बहुत मतलब क्या बोलते हैं, अनयूजुअल प्रॉफिट है ये, राइट। तो ये अनयूजुअल प्रॉफिट क्यों आया पहले ये देखना है, और आपको ये भी सोचना है कि क्या इस प्रॉफिट को ये अगले साल मेंटेन कर पाएगा। हमने कई सारे वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस किया है, राइट। बहुत सारे स्टॉक्स में हमको ऐसा दिखता है कि प्रॉफिट इस तरह से चल रहा है, इस तरह से चल रहा है, और सडनली ऐसे हो जाता है। तो हमको ये सोचना है कि चलो कंसिस्टेंसी है, लेकिन ये जो अनयूजुअल प्रॉफिट आया है क्या ये अगले साल इसको बीट कर पाएगा। अगर इसे बीट नहीं कर पाया तो यहाँ क्या होगा, अभी इस तरह का प्रॉफिट अगर मान लो दिखाया और सडनली ऐसा प्रॉफिट आ गया, तो अगले साल अगर इसने ये इतना भी दिखाया ना, तो इसको मार्केट पीट देगा। ये नहीं सोचेगा कि ये जो पिछले साल से जो प्रॉफिट हम लोग कंपेयर कर रहे थे उसके ही रेंज में ये चल रहा है, ठीक है। मार्केट का मूड ऐसे ही काम करता है। तो अगर आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है ये प्रॉफिट देख के, तो आपने गलती कर दी। कभी भी ये भी अज्यूम करना है कि उसके अगले साल उसका क्या हाल हो सकता है अगर उसने वो प्रॉफिट मेंटेन नहीं किया, उसे बीट नहीं किया तो, ठीक है। तो ये आपके लिए एक लर्निंग हो जाएगी। अब देखिए इसमें अभी के टाइम पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है क्या? मेरे हिसाब से इसका ROC ROE दोनों ही एवरेज से बहुत कम है। एवरेज किसको मानता हूँ मैं? 15% को, ठीक है। तो 15% से दोनों ही कम है। लेकिन जब आप इसका 3 साल का ROC देखेंगे और 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो ये बहुत अच्छे दिखेंगे। तो इससे हमको ये मालूम चल रहा है कि अगर बाई चांस यहाँ से ये ऊपर जाने वाला है तो इसके स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है या कंपनी किसी ऐसे सेगमेंट में घुसती है जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल दिख सकता है, तो यहाँ से इसके ऊपर जाने का स्कोप बहुत बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम पे बहुत ख़राब इसके फंडामेंटल्स दिख रहे हैं। दूसरी चीज़, इंडस्ट्री का पी कितना है? 34.7। इसका पी डबल है। अब इसमें गड़बड़ कहाँ आती है? जब हम लोग PE रेशियो चेक करते हैं तो देखिए इसका मीडियन कहाँ है? यहाँ पर 10 के आसपास, और इसकी वैल्यूएशन कहाँ चल रही है PE की? 75 से भी ऊपर। तो ये बहुत ज़्यादा ओवर प्राइज्ड अभी के टाइम पे दिख रहा है पी रेशियो के हिसाब से, ठीक है। अब ये मीडियन नीचे कैसे चला जाता है? देखिए मीडियन नीचे इसलिए चला जाता है जब आपके ये EPS के जो पहाड़ है ना, ये लाइट ब्लू वाले, जब ये पहाड़ नीचे गिरते हुए दिखते हैं और PE ऊपर जाता हुआ दिखता है, तो ये मीडियन जो है नीचे जाने लगता है, ठीक है। हमको क्या चाहिए? ये जो पहाड़ है कुछ इस तरह से ऊपर जाने चाहिए और PE नीचे आना चाहिए, तब वो इन्वेस्टमेंट का सही टाइम माना जाता है। और ये EPS के चार्ट जो चढ़ते हैं, 1-2 पहाड़ नीचे आते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कंसिस्टेंसी में ये ऊपर ही जाने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये
फॉल कर रहा है, जो कि नेगेटिव है। ठीक है, अब इसके कंपैरिजन में भी चेक करेंगे तो बोरोसिल मार्केट कैप के हिसाब से सेकंड नंबर पे है। अदरवाइज आप इसका पीई चेक करेंगे तो सबसे महंगा, अपनी पूरी इंडस्ट्री में सबसे महंगा स्टॉक ये अभी के टाइम पे है। तो अगर आप प्रॉफिट भी नहीं दिखा रहे हो, प्रॉफिट्स को बीट नहीं कर रहे हो और आपका पीई इतना हाई है, तो ये स्टॉक गिरना तो बहुत ही ऑब्वियस है, गिरेगा ही, और ये और गिर सकता है। जो कैंडल वाला चार्ट होगा उसमें मैं एक अजम्पशन आपको बताऊंगा मेरा कि ये कहाँ तक गिर सकता है या कहाँ पे इसमें एवरेजिंग की जा सकती है। लेकिन यहाँ तक ही मुझे देखने में ये मालूम चल रहा है कि ये अभी बहुत महंगा कंसिडर कर रहे होंगे लोग और इसमें सेलिंग कंटिन्यूसली कर रहे हैं। देखिए इसके ओपीएम में कितनी बड़ी गिरावट है, 38 से सीधा 23। बॉस काम ही नहीं है आपके पास, तो आप कैसे अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाओगे। देखो ये 14, 16, 14 चलता है, ऊपर नीचे 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे होते हैं तो चलता है। ठीक है, यहाँ से ये हुआ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ से ये कम हो गया, ये ठीक है, ये इक्वल है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ 38 से 23 हो जाना इज़ अ नेगेटिव पॉइंट। उसी की वजह से आपको इसका प्रॉफिट देखने से लगभग आधा होता हुआ दिख रहा है। कैश फ्लो देखिए इसका कम हो गया है। लेकिन अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में आके हम लोग प्रोमोटर्स होल्डिंग चेक करेंगे तो प्रोमोटर्स होल्डिंग में कोई मतलब खास गड़बड़ नहीं दिख रही। इसमें जितना इनके पास था वही ये लोग होल्ड कर रहे हैं। इक्का दुक्का कुछ 0.01, 0.02 माइनस हो रहा है, तो वो तो चलते रहता है। लेकिन एफआईआई को देखेंगे तो एफआईआई इसमें बुलिश है, डीआईआई को देखें तो डीआईआई इसमें न्यूट्रल है। लेकिन बिगनर्स के लिए ये स्टॉक बिल्कुल नहीं है। क्यों, आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैंने कई सारे वीडियोस में बताया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये बिगनर्स के लिए क्यों नहीं है। ठीक है, अब देखिए मेरे हिसाब से इसके चार्ट में मुझे देखने से ऐसा लग रहा है कि इसमें न्यू इन्वेस्टर्स को तो घुसना चाहिए ही नहीं अभी के टाइम पे। ओके, ऐसा नहीं कि कभी नहीं, अगर इसमें कभी अच्छा मौका मिले, फंडामेंटल सही हो जाए, कंटिन्यूस प्रॉफिट अच्छा दिखाना शुरू कर दे, तो आप इसमें एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज इससे बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं मार्केट में। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं उनके लिए जिनके पास इसके स्टॉक्स हैं। देखिए अभी इसका बॉलिंजर अगर हम लोग चेक करेंगे तो ऊपर नीचे हमको लगभग बराबर ही स्पेस दिख रहा है। ठीक है, तो ये नीचे भी उतना ही जा सकता है, ऊपर भी उतना ही जा सकता है। लेकिन अभी के टाइम पे इसमें एक रेड कैंडल बन रही है, लेकिन मार्केट बुलिश है। तो अगर ये रेड कैंडल अगला वाला भी बनता है तो आप समझना कि इसमें जो है गिरावट कंटिन्यू होगी। ठीक है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे ये मूविंग एवरेज से टच करके नीचे जा रहा है। ओके, और नीचे जो जा रहा है तो इसमें आपको नीचे में कोई विक नहीं दिख रही है, मंथली कैंडल में नीचे कोई विक नहीं दिख रही है, मतलब अभी नीचे जाने का ट्रेंड इसका चालू है। ठीक है, कोई भी रिकवरी का साइन इसमें फ़िलहाल तो नहीं देखने को मिल रहा। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि अगर आपको एवरेजिंग करनी ही है, इसको सेल नहीं करना आपको लॉस में, तो 390, 400 के आसपास में जो इसका पिछला जो बेस बना था वो 390 या 400 के आसपास बना था। तो इस पोजीशन को आप इसका सपोर्ट मान के चल सकते हो। लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे आते ही आप इन्वेस्टमेंट ना करें तो मेरे ख्याल से सेफ़ होगा। ठीक है, यहाँ पे जब यह आता है तो आप अलर्ट लगा के रखो, 400 का अलर्ट लगा लो। ठीक है, जब यहाँ पे आता है तो मार्केट में देखो इसके बारे में क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ चल रही है, फंडामेंटल्स कुछ भी बेटर हुए क्या। तब तक आपको अगले क्वार्टर का रिजल्ट भी मिल जाएगा, उसमें देखो कोई बेटरमेंट हुआ है या नहीं। और टेक्निकली इस लेवल के अगर ये नीचे जाने की कोशिश करता है, मतलब अब मान लो ये कैंडल बनाया इसने और इसका ज़्यादा बॉडी नीचे मिलता है आपको, तो ये और ज़्यादा नीचे जाने के लिए तैयार रहेगा। मैं आपको ईयरली लेवल बता देता हूँ। देखो ईयरली लेवल जो है इसका वो 375 का पहला है। ठीक है, ये पहला ईयरली लेवल है और दूसरा जो फाइनल ईयरली लेवल है वो है 235 का। ठीक है, तो 235 पे अगर ये पहुंच जाता है ना तो इससे ज़्यादा नीचे ये नहीं गिरना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इस टाइम पे अगर कोई नया इन्वेस्टर इसमें एंट्री लेना चाहता है बहुत थोड़ी क्वांटिटी के साथ तो एंट्री ले सकता है। और जिनके पास होल्डिंग है वो अगर 375 पे भी इग्नोर करते हैं तो 235 के आसपास जाके इसको दोबारा से एनालाइज करके आप इसमें एवरेजिंग कर सकते। गाइस हमेशा याद रखो, सिर्फ फंडामेंटल ही काम नहीं आएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ में टेक्निकल भी अच्छा होना चाहिए। मार्केट की न्यूज़ अच्छी बुरी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों अगर अच्छे होंगे तो ही इसमें वॉल्यूम मिलेगा। किसी भी स्टॉक में सिर्फ इन दोनों चीज़ों की वजह से ही वॉल्यूम आता है। कोई भी न्यूज़ मार्केट में आ जाए उससे वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, कुछ दिन की तेज़ी देखने को मिलती है, जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं या इंट्राडे वाले होते हैं या जो भी ऑप्शंस वाले होते हैं वो लोग स्टॉक को कुछ दिन के लिए ऊपर नीचे कर लेते हैं न्यूज़ के ऊपर। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों स्ट्रांग रहेंगे, वैसे स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए इसके लेवल्स मैंने बता दिए। 375 एक पहला सपोर्ट है अभी गिरने के टाइम पे, और
235 इसका ऑल टाइम मतलब इस पूरे साल का लोएस्ट पॉसिबल पॉइंट मुझे लगता है। तो 235 के थोड़ा बहुत नीचे भी चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ से मुझे नहीं लगता कि नीचे जाएगा। लेकिन आई विश कि ये इस लेवल को ब्रेक ना करे और यहीं से टच करके ये ऊपर चला जाए, तो आपको एक अच्छा खासा डबल बॉटम देखने को मिलेगा। और उसके बाद होगा ये कि अगर ये यहाँ से ऊपर चला जाता है, मान लो ऐसे ऐसे कैंडल बना के यहाँ से ये ऊपर चलने लगता है, तो इस लेवल के बाद आपको बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल जाएगी। तो ये जितने भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हर लेवल पे आपको इस पे नज़र बना के रखनी पड़ेगी। इसमें FII हमको बुलिश दिखे हैं तो इसकी वजह से आप इसकी होल्डिंग को रख सकते हो। अभी भी इस पे नज़र रखे रहना। अगर FII ने अपनी होल्डिंग्स कम करनी शुरू कर दी तो देखना वो जा कहाँ रही है। वो अगर प्रोमोटर के पास जा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अगर DII के पास जा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो पब्लिक के पास जा रही है तो बॉस इससे निकल जाना मुझे सेफ लगेगा। अगला स्टॉक है जुबिलेंट इनग्रेविया, जो कि फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रिशन, एग्रोकेमिकल, कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल कस्टमर वगैरह के लिए लाइफ साइंस प्रोडक्ट्स वगैरह इनोवेट करता है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा ऑब्वियसली, लेकिन आप सिंपल समझ लो कि ये फार्मास्यूटिकल वगैरह में डील करता है, इसीलिए इसमें अभी थोड़ी सी कमी दिख रही है। फार्मा की पूरी इंडस्ट्री ही अभी नीचे चल रही है, ठीक है, तो इसलिए इस पे भी असर पड़ा हुआ है। मार्केट कैप कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं है। ROE देखेंगे तो सिर्फ ROE एक आपको एवरेज से कम दिखेगा। ROC अच्छा है, इवन 3 साल का ROC एवरेज से अच्छा है। और कंपनी नई है तो अभी आते ही मार्केट में पिटाई हो गई इसकी, अदरवाइज़ ROE शायद आपको इसका बेटर देखने को मिल सकता था। डिविडेंड बहुत अच्छा देती है कंपनी। प्रोमोटर्स होल्डिंग 51.5% तो है, लेकिन इन्होंने इसमें से 3.45% प्लेज किया हुआ है, मतलब गिरवी रखा हुआ है। ये मेरे लिए सबसे नेगेटिव पॉइंट होता है, लेकिन ठीक है, ये अगर 5% से कम है तो ओके है, ठीक है, ये क्या है, ओके चलेगा। अब देखिए इसके पी रेशियो में भी सेम गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? इसका EPS नीचे जा रहा है, इसीलिए आपको ये PE जो है मीडियन के अभी पास दिख रहा है, ठीक है। अब ये PE क्या है, ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये तो PE अभी भी मीडियन के पास है, मतलब ये महंगा नहीं है। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि ये PE जो है इंडस्ट्री PE से अभी कम चल रहा है, ठीक है, ये पहले से ही कम है, तो इसको ऊपर जाने का मौका ही नहीं मिला कभी। देख सकते हैं पिछले साल के सेम टाइम में, इसी महीने में ये जो नीचे बना था उसके बाद से ये नीचे में ही बना हुआ है ना। इसकी PE को किसी ने नहीं बढ़ाया, इसमें बाइंग हुई ही नहीं है, वॉल्यूम्स नहीं आए हैं, तो इसीलिए ये अभी भी आपको अंडर वैल्यूड दिख रहा है। अब देखिए केमिकल इंडस्ट्री में होने के बावजूद भी और इतने सारे अच्छे स्टॉक्स हैं देखिए इस मार्केट में, सारे के सारे लगभग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन पिटाई तो सबकी हुई है। पिडिलाइट की भी हुई है, SRF की भी हुई है ना, लिंडे इंडिया, सोलर इंडस्ट्री, सबकी पिटाई हुई है, लेकिन सारे के सारे क्या है, अभी भी अपनी लेवल्स को मेंटेन किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं गिरे। लेकिन इसका स्टॉक 800 के हाई पे जाके अभी 400 के आसपास चल रहा है, मतलब 50% के आसपास तक ये डिस्काउंट में आ चुका है। तो न्यू कंपनी है, इसको थोड़ा टाइम मेरे हिसाब से देना चाहिए। इसके लेवल्स वगैरह किस तरह के बनते हैं, टेक्निकल फंडामेंटल किस तरह से बनते हैं, वो हमको थोड़ा देखने में टाइम लगेगा। बाकी रिसेंट अगर OPM की बात करें तो इसमें भी बहुत अच्छा फॉल आपको देखने को मिल रहा है काम में, जिसकी वजह से इसके प्रॉफिट में भी फॉल आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो इसमें रिकवरी होना बहुत ज़रूरी है और कंटिन्यूसली 1, 2, 3 साल कंटिन्यूसली इसमें रिकवरी होनी चाहिए ऊपर की तरफ। कैश फ्लो इसका बढ़ा है, अच्छी बात है। बात करेंगे प्रोमोटर्स की, तो प्रोमोटर्स के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, 3% हमने देख लिया इसमें प्लेज किया हुआ है किसी रीज़न से, जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। और टेंशन वाली बात यह है कि FII जो इतनी ज़्यादा बुलिश थी इसमें, उन्होंने अपनी होल्डिंग देखिए कैसे धीरे धीरे कम कर ली है, लेकिन उसके उलट DII ने अपनी होल्डिंग को क्या किया है, धीरे धीरे बढ़ा लिया, लेकिन इतना नहीं बढ़ाया है जितना FII की होल्डिंग थी, राइट। तो वो होल्डिंग कहाँ पे गई है? वो होल्डिंग गई है यहाँ से यहाँ पब्लिक के पास। तो बेचारी पब्लिक ने इसमें अपनी होल्डिंग ली है जो कि FII ने बेची। तो जैसे ही यहाँ से यहाँ पर FII ने अपनी होल्डिंग कम की और वो होल्डिंग DII के पास नहीं आई, प्रमोटर के पास नहीं आई, यही चीज़ मैं बोल रहा था। जैसे ही वो चीज़ अगर पब्लिक के पास आती है ना, इट्स अ रॉन्ग सिग्नल, ठीक है, यहाँ से निकल जाना है। किसी भी स्टॉक में आप ये लर्निंग ले लो, बहुत बड़ी लर्निंग। जब भी FII, DII
कोई भी अपना स्टॉक कम करता है, अपना स्टेक कम करता है, अब यहाँ देखिए स्टेक कम हुआ लगभग 7% के आसपास, वो 7% कहाँ गया, वो 7% पब्लिक के पास आया। तो यहाँ से निकल जाना है, ठीक है, आपको भी निकल जाना है। काफ़ी पहले आपको मौका मिल जाता निकलने का, और यहाँ से लोग निकले भी इसीलिए। देखिए ये क्या है, अगस्त सितंबर यहीं कहीं पर है, और मार्केट गिरा कब से, यहीं से गिरना शुरू हुआ। बहुत आप पहले भी निकल जाते, मान लो अगर यहाँ कहीं निकल जाते, यहाँ कहीं निकल जाते, तो एटलीस्ट आप यहाँ तो नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि स्टॉक्स बहुत ज़्यादा मत रखो, कम स्टॉक्स रखो जिनको आप ट्रैक कर सको, ठीक है। तो इसमें जो नेगेटिव पॉइंट हुआ था वो यही हुआ था कि इसमें FII ने होल्डिंग कम की। क्यों कम की वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कम की, ठीक है। मैंने बोला हमेशा न्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस मत रखो। इन्होंने कम की, DII ने नहीं खरीदा, प्रमोटर ने नहीं खरीदा, पब्लिक ने खरीदा, तो ये एक नेगेटिव चीज़ है, सिंपल एंड स्वीट। अब चलिए जिनके पास इसकी होल्डिंग है उनको और ज़्यादा पैनिक नहीं करते हैं, ठीक है। अभी ये देखते हैं कि इससे निकला कैसे जाए। अभी इसमें सबसे गलत चीज़ जो इसमें टेक्निकली दिख रही है वो ये कि ये जो लेवल था 400 रुपये का, ये जो लेवल था 400 रुपये का, ठीक है, 400 रुपये का, इसको इसने ब्रेक किया, ठीक है। तो ये एक इसमें गलत चीज़ हुई। और दूसरी गलत चीज़ ये हुई कि ये जो लेवल था 400 का, इस लेवल को ये कैंडल्स, चारों कैंडल्स अभी तक बीट नहीं कर पाए हैं। ऊपर की तरफ आप देख रहे हो, इसने ऊपर में बीट करने की कोशिश की थी, लेकिन वापस क्लोजिंग कहाँ पे होती है, 400 के बहुत ही थोड़ा सा ऊपर में, ठीक है, 426 पे अभी ये चल रहा है। तो ये तो हो गई इसमें नेगेटिव चीज़, ठीक है, ये हो गई इसकी नेगेटिव चीज़। पॉजिटिव ये है कि इसका जो फर्स्ट ईयरली लेवल है हमारा 375, जिसको इसने यहाँ कहीं पे बीट करके उसके बाद अभी ऊपर की तरफ रिकवरी ली है। तो इनकेस अगर मार्केट में इसके रिजल्ट्स वगैरह अच्छे आने लगते हैं तो ये आपको रिकवरी देता हुआ दिख सकता है। अब किसी को फाइनल लेवल भी जानना है ईयरली, तो वो है 280 रुपीज़, ठीक है। इसके नीचे ये नहीं गिरना चाहिए, अदरवाइज़ ये बिल्कुल बकवास हो जाएगा। और जब मैं बोलता हूँ 280 के नीचे नहीं गिरना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि 275 270 हो गया तो आप चिल्लाना शुरू कर दो, है ना। तो 280 का एक लेवल शो कर रहा है, तो हो सकता है स्टॉक थोड़ा बहुत उसके आसपास नीचे चला जाए, तो उसमें ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती किसी भी लेवल के लिए। अगर मैं ऊपर का भी लेवल बोल रहा हूँ, अभी जैसे ये फर्स्ट लेवल ही हमारा है ना, तो 375 का लेवल था, लेकिन उससे ये थोड़ा सा नीचे गया, कहाँ तक गया, 350 के आसपास तक गया, तो ठीक है, उतना चलता है, ओके। तो ये इसका लेवल है। अगर बाई चांस आपको नीचे आता हुआ मिलता है तो वापस यहीं पे एवरेजिंग या फिर न्यू एंट्री किसी को करनी ही है, ठीक है, बहुत ही दिल आया हुआ है इसके ऊपर, तो आप 375 के आसपास में छोटी सी क्वांटिटी ले सकते हो। तो इसके ऊपर ये अगर चला गया तो मार्केट में जो बुलिशनेस है उसकी वजह से हो सकता है शायद इसमें भी आपको एक बुलिशनेस देखने को मिल जाए, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा FII या फिर DII की होल्डिंग का बढ़ना, ठीक है। या तो इन दोनों का बढ़ना या तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ाए, तीनों में से कुछ ना कुछ होना चाहिए, पब्लिक ना बढ़ाए बस, है ना। चलिए अब चलते हैं अगले स्टॉक पे। अब देखिए इसके नेट सेल्स अगर आप चेक करेंगे तो इसमें कंसिस्टेंसी है, और लास्ट 2 साल देखेंगे तो आपको थोड़ा सा फॉल देखने को मिलेगा, लेकिन कंपेयर टू प्रीवियस जो ईयर्स हैं उसके मुकाबले ये दोनों साल बहुत अच्छे सेल्स दिखा रहे हैं, राइट। तो मेरे हिसाब से तो ये अच्छी चीज़ है। अब यहाँ नेट प्रॉफिट अगर हम लोग चेक करेंगे ना, तो यहाँ पे वो इशू दिखेगा जो हमें बोरोसिल में दिखा था। बोरोसिल में हमको क्या दिखा था कि प्रॉफिट जो भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन किसी टाइम बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो लोगों ने यहाँ पे बाइंग कर ली। ये गलत है। मैंने वहाँ पे बताया आपको कि ये जो इतना ज़्यादा प्रॉफिट सडनली आ जाता है तो वो अनयूजुअल प्रॉफिट अगले साल सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, ये हमको सोचना है। वही चीज़ यहाँ पे हुई है। देखिए प्रॉफिट्स ठीक चल रहे थे, यहाँ पे सडनली इसका प्रॉफिट देखिए क्या अनयूजुअल आया है। डबल है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका अगला जो है वो भी ऐसा होना चाहिए, ओके। तो आपको क्या है, पहले ही ये सोचना चाहिए था। मुझे ये पता था जब ये आया था ना प्रॉफिट, तभी मेरे दिमाग में ये चीज़ आ गई थी कि अब ये इसको बीट कर पाएगा या नहीं। ये नेचुरल है, मेरे एक्सपीरियंस से ये मुझे ऑटोमेटिक ही मेरे दिमाग में आ जाता है कि अगर इतना ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ गया है तो अगले साल वो प्रॉफिट सेम दिखा पाएगा या उससे ज़्यादा दिखा पाएगा, ऐसा हो सकता है या नहीं। मार्केट में ये ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो ये इस प्रॉफिट को बीट कर पाए, ठीक है। तो ऐसा मुझे कुछ दिखा ही नहीं उस टाइम, और उसी की वजह से आप देखिए इसके प्रॉफिट्स क्या हुए, पिछले साल से बेटर है, लेकिन पिछले साल से हाफ है, ओके। तो लोग इसे पॉजिटिव लेके नहीं चलते हैं। देखो अभी लॉजिकली देखोगे ना तो ये पॉजिटिव है, ये रिजल्ट ख़राब नहीं है, लेकिन लोगों को ये रहता है कि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस है ना, तो इस तरह का स्टॉक क्यों लेंगे जिसका प्रॉफिट फॉल हुआ है, समझ रहे हो। मतलब इसका जो फ्यूचर है वो मुझे ख़राब नहीं लग रहा। फ्यूचर इसका रिकवर हो जाएगा, प्रॉफिट्स इसके कंटिन्यूसली बढ़ेंगे जैसे हमेशा से बढ़ते हुए दिखे हैं।
ठीक है, लेकिन सिर्फ इसकी वजह से इसके चार्ट में बोलते हैं ना दाग लग गया है, एक तरह से दाग लग गया, प्रॉफिट ज़्यादा हो गया लेकिन फिर भी दाग के काम कर रहा है ये। और उसी की वजह से आपको देखिए जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं आपको इसमें क्या दिखेंगे, सेलिंग करते हुए दिखेंगे। सिर्फ एक कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड है जो आपको यहाँ पे एडिंग करता हुआ दिख रहा है, लेकिन मेजर स्टॉक्स क्या हो रहे हैं, करोड़्स में। देखिए ये करोड़्स में है तो ये सेल किए जा रहे हैं। अब देखिए इसमें और एक नेगेटिव चीज़ क्या है, अभी आरती इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी सब कंपनीज हैं, ठीक है। आपने आरती सर्फेक्टेंट का नाम सुना होगा, तो सर्फेक्टेंट भी इसकी एक कंपनी थी जिसको इन्होंने अलग शेयर बना दिया, ठीक है। सर्फेक्टेंट काफ़ी बड़ा हो गया तो इनको इन्होंने अलग कर दिया, फार्मास्यूटिकल को अलग कर दिया। तो ऐसे धीरे धीरे जब ये अलग करते रहते हैं ना, प्रॉफिट्स भी तो डिवाइड होंगे। अभी सर्फेक्टेंट एक अच्छी कंपनी है लेकिन अलग कर दिया तो अभी इसमें तो वो दिखाएगा नहीं। ये क्या है, पेरेंट कंपनी है, ठीक है। आरती इंडस्ट्री सबकी पेरेंट कंपनी है, सबकी पप्पा कंपनी है, इसलिए मार्केट कैप देखिए 18,256 करोड़ का है। लेकिन इसकी वजह से इसका आरओई देखिए कितना कम है, बहुत ही बेकार है। मतलब इसमें घुसना बहुत ही रिस्की है और इतना बेकार आरओई होने के बावजूद इसका देखिए पी, इसके इंडस्ट्री पी से महंगा है। लॉन्ग टर्म का चार्ट बहुत ही प्यारा है, ओके। तो इसमें रिकवरी आना जब तक आपको नहीं दिखता तब तक आप इसमें एंट्री ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। रिकवरी आने के लिए क्या चाहिए रहेगा, ये जो आपको एक पीक दिख रहा है ना, ये पीक हम लोग कैंडल में भी देखेंगे, ये जो पीक दिख रही है छोटी सी, इसके ऊपर इसमें क्लोजिंग देना ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक ये पिछले हाई को ब्रेक नहीं करता तब तक इसमें एंट्री करना थोड़ा रिस्की होगा या एवरेजिंग करना रिस्की होगा। इसका पी रेशियो भी देखेंगे तो पी रेशियो यहाँ पर एक अंडर बाइंग जोन में था, लेकिन अभी के टाइम पे ये थोड़ा महंगा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ईपीएस इसके गिर गए हैं। इसका भी ओपीएम बहुत नीचे चला गया है जिसकी वजह से इसका प्रॉफिट लगभग आधा हो गया। ये हमने चार्ट में तो डिस्कस कर ही लिया कि सडनली जो हाइक हुई इसकी प्रॉफिट में, उसी ने इसके ऊपर एक दाग लगा दिया है, ओके। अदरवाइज पिछले प्रॉफिट से देखेंगे तो ये बेटर है। अब देखिए इसके बैलेंस शीट में भी इश्यू है। इसके रिजर्व्स देखेंगे तो रिजर्व्स नॉर्मली किसी भी कंपनी में कम होते हुए नहीं दिखते हैं, लेकिन इसका देखिए कम होता हुआ दिख रहा है। क्यों? इतने ज़्यादा कंपनीज को अलग करते रहोगे तो क्या होगा। बोरोविंग्स को देखिए, बोरोविंग्स बढ़ गए, दोनों नेगेटिव चीज़, और ये एक फिक्स्ड एसेट खाली एक बढ़ा है तो ये एक सही चीज़ है। तो 1 आउट ऑफ 3 से इसमें मिल रहा है। एक और पॉजिटिव चीज़ कि इसका कैश फ्लो बढ़ गया है, ठीक है, डबल से भी ज़्यादा हो गया है, ट्रिपल हो गया है बेसिकली। अब मेन आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग यहाँ से थोड़ा कम किया था, फिर यहाँ से थोड़ा और कम किया, फिर थोड़ा और कम किया, और उसी को ये अभी मेंटेन कर रहे हैं। एफआईआई को देखेंगे तो एफआईआई इसमें थोड़ी बुलिश दिख रही है। आप देखिए एफआईआई क्या दिख रही है, बुलिश दिख रही है। कब से? यहाँ से, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक इन्होंने अपने स्टेक को मेंटेन करके रखा हुआ है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमेशा करते रहते हैं। डीआईआई क्या कर रही है? डीआईआई भी अपना स्टेक मेंटेन कर रही है। तो ये दोनों चीज़ें जो है इसमें पॉजिटिव थोड़ी सी दिख रही हैं, ओके। तो एफआईआई और डीआईआई का जो स्टेक है वो पब्लिक के स्टेक के थोड़ा बराबर ही दिख रहा है लगभग। तो बाकी जो दोनों कंपनी है, जुबिलेंट इंग्रेविया एंड बोरोसिल, उन दोनों से ये स्टॉक ज़्यादा क्या दिखता है, बेटर दिखता है। अब देखिए ये चार्ट में अगर हम लोग देखें तो ये हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से रिकवरी का साइन अभी तक इसने कुछ भी दिखाया नहीं है, ठीक है। लेकिन आरएसआई चेक करेंगे तो ये 40 के नीचे जा चुका है। कितना चल रहा है अभी? 39.99, ओके। तो 40 पे चल रहा है ये, तो अंडर वैल्यूड तो ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। आप इसकी हिस्ट्री में देखेंगे, आरएसआई की हिस्ट्री में, तो कभी ये इतना नीचे आया नहीं, ठीक है। इवन यहाँ पे देखिए 50 के पास आया था लेकिन 50 के टच भी नहीं हुआ। तो पहली बार इसमें इतना ज़्यादा फॉल देखने को मिला है। इसका जो ईयरली लेवल है वो ईयरली लेवल है 440 रुपीज़ का, ठीक है, पहला जो ईयरली लेवल है। और जो फाइनल ईयरली लेवल है वो बहुत नीचे है 240 रुपये पे। तो इतना ये नहीं गिरेगा, मुझे नहीं लगता इतना गिरेगा। तो 440 हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि ये फर्स्ट लेवल शायद टच कर ले। लेकिन अगर इसमें यही कंसोलिडेशन वाले जोन पे अगर ये मूव करता है तो ये एक पॉजिटिव चीज़ हो जाएगी। कोई भी शेयर अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक एक ही जगह मूव करता है और उसमें एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग भी इतनी अच्छी है तो वो स्टॉक ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा रखता है। अब इसमें जो लोग एंट्री करना चाहते हैं वो 440 के आसपास में इसे दोबारा जज कर सकते हैं कि इसमें क्या चल रहा है, किस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं, टेक्निकली कैसा है, फंडामेंटली कैसा है, ये सब दोबारा आप 440 के लेवल के आसपास जाते हुए देख सकते हो। अदरवाइज़ इसके बाद भी अगर मतलब मान लो नीचे नहीं जाता और इस लेवल को जो ये प्रीवियस हाई है इसको अगर ये ब्रेक कर देता है, ऊपर चला जाता है, तो आप इसमें एंट्री के लेवल देख सकते हो, ठीक है। किसी भी स्टॉक में गाइज एक ही स्टॉक नहीं है, ठीक है। अभी ये इसका पहला ऊपर का रेसिस्टेंस है, फिर उसके बाद ये एक रेसिस्टेंस है,
फिर फाइनल रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो पहला रेसिस्टेंस अगर ये ब्रेक कर देता है ना, तो वापस हो सकता है कभी गिरे तो यहीं तक गिरेगा, फिर यहाँ से ये पलटेगा वापस, अगर बुल मार्केट में चल रहा है तो। ठीक है, फिर उसके बाद इसको ये लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, फिर ये सपोर्ट बन जाएगा। तो मार्केट में हर स्टॉक इस तरह से ही काम करता है। जो अच्छे स्टॉक होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, हर स्टॉक मतलब ख़राब स्टॉक नहीं, टेक्निकली जो ऐसे ऐसे चल रहे हैं ना उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो स्टॉक अच्छे चलते हैं, कंसिस्टेंटली ऊपर जाते हैं, वो अगर बाई चांस कभी नीचे गिरते हैं तो उनमें एक पैटर्न बनता है नीचे गिरने वाला, और फिर जब ऊपर रिकवरी होती है तो प्रीवियस हाई को उसने पहले अगर ब्रेक कर दिया तो वो सपोर्ट बन जाएगा, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा, फिर जब ये अगला जो पिछला वाला हाई है उसको भी वो ब्रेक करेगा, फिर नीचे जाएगा। तो ये पैटर्न होता है किसी भी अच्छे स्टॉक में। ठीक है, तो दो चीज़ें मैंने बता दी, या तो 440 के आसपास चेक करो, या तो अगर यहाँ आपको रिकवरी दिखती है तो इस लेवल के बाद में एक अच्छा कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, अच्छा कैंडल मतलब उसकी बॉडी ऊपर होनी चाहिए, ज़्यादा नीचे कम होनी चाहिए, या तो ऊपर ही होनी चाहिए। तो आप उसके ऊपर में, इस कैंडल के थोड़ा सा ऊपर में बाइंग लगा सकते हो, या एवरेजिंग के लिए थोड़े स्टॉक्स ले सकते हो। तीनों स्टॉक्स को हमने कंपेयर कर लिया, और तीनों में नो डाउट मुझे आरती इंडस्ट्री ज़्यादा बेटर लग रही है। उसके बाद बोरोसिल, और उसके बाद अभी जुबिलेंट इनग्रेविया पे मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, बिकॉज जुबिलेंट इनग्रेविया अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उसको आए हुए, तो थोड़े टेक्निकल पैटर्न बनना ज़रूरी है, अदरवाइज़ फंडामेंटली अभी भी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है वो। ठीक है, तो आप इसमें अब तीनों में क्या डिसीजन लेने वाले हो कमेंट सेक्शन में बताओगे तो अच्छा रहेगा। नहीं बताना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना, और टेलीग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। कोई स्टॉक है जो आप कंपेयर करवाना चाहते हो या इंडिविजुअल रिव्यू करवाना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसके नाम लिख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।